वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे बच्चों, और उसमें अब एक पड़ाव आ रहा है, यानी इतना पोर्शन हमने कर लिया है कि अब एक टेस्ट हम प्लान कर सकते हैं संडे को। तो संडे को वो टेस्ट रहेगा। उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसको मैं क्लास को ऑनलाइन कर दूंगा, यानी आपके कमेंट्स आप बॉक्स में लिख पाएंगे। ऑनलाइन हम इंटरेक्ट करेंगे। टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो पहले मैं पूरा डिस्कस करूंगा, पूरा मेथड आपको समझाऊंगा कि आइडियली हमें टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और साइमल्टेनियसली आप मेरे साथ साथ उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, प्लस उसकी मार्किंग होगी बच्चों। और वो मार्किंग आप सेल्फ कर पाएंगे खुद, जिसको बोलेंगे सेल्फ इवोल्यूशन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, स्व मूल्यांकन। तो वो खुद कर पाएंगे। तो जितना पोर्शन हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो बोर्ड लेवल के हैं, यानी सब्जेक्टिव पैटर्न बोर्ड लेवल में। ऑब्जेक्टिव भी आ गया, यानी कंपटीशन वाला पार्ट भी आ गया, पर सॉरी, आसान वाला। कंपटीशन में आसान वाला पार्ट वो आ गया। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, तुम बोल रहे हो कोरोना कोरोना। तो अभी देख लेना, मैं लगातार तुम्हें दिखता रहूंगा। ऐसे छींक आ गई है। तो क्यों कमरे में बैठा हूँ, बंद कमरे में जनरली मैं वीडियो नहीं बनाता। मैं जो है तुमने देखा होगा, तो पेड़ों के बीच में खुली हवा में छत पर वीडियो बनाता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जो जितना हमने पढ़ा है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में लो लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि स्कूल लेवल पे यानी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं आपसे, वो हैं। और कल के लेक्चर में, कल सैटरडे है जैसा आपको पता है, तो कल के लेक्चर में मैं कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस लूंगा, इसी तरह से जैसे आज बोर्ड लेवल के। और फिर परसों आपका टेस्ट होगा जो पहले बोर्ड लेवल पर होगा और बाद में कंपटीशन लेवल पर होगा। टाइम ड्यूरेशन वगैरह क्या रहेगा वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा बच्चों कल। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है लॉग इन करने की तैयारी रखें, यूट्यूब पर अलर्ट रहें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये है एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल। तो अगर एग्जांपल 3.1 की बात मैं करूं, चैप्टर नंबर 3 है, आप चाहें तो एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं। तो साथ साथ में हम इसको समझेंगे। हालांकि सॉल्व एग्जांपल है, फिर भी कुछ बातें होती है इसमें जो समझ में आ जाए तो बेटर है, अच्छे से समझनी चाहिए हमको। एस्टिमेट यानी अंदाजा लगाना है आपको, द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो भी डेटा है हम या तो अंडरलाइन कर लें उसको कि ये डेटा हमें काम में लेना है, या हाईलाइट कर लें। कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास है, करंट की वैल्यू हमारे पास है, और वहां पर हमें एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। अज्यूम दैट, अच्छा एवरेज जो लगाया है यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड के आगे, इज इट नेसेसरी, भी हम क्रिटिसाइज करते हुए चलेंगे। ड्रिफ्ट स्पीड अपने आप में ही एवरेज होती है, उसकी डेफिनेशन में एवरेज वर्ड इंक्लूडेड है, नहीं लगाते तो भी हमें पता था। Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron। ये इंपॉर्टेंट डिटेल है बच्चों। कॉपर की जो कॉमन वैलेंसी है Q प्लस, वो है +1। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9.0 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। काम का डेटा है, प्रैक्टिकल डेटा है बच्चों। न्यूमेरिकल में जो डेटा होता है ये एक्चुअल डेटा होता है, यानी अगर न्यूमेरिकल से कोई डेटा आप तैयार करते हैं तो मान के चलिए ये एक्चुअल डेटा है। बस वास्तव में कॉपर की डेंसिटी इतनी होती है, 9 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब, एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.5 U। U यानी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। मास हमारे पास है, डेंसिटी हमारे पास है। बी पार्ट में हमें क्या करना है, ये तो हो गया ए पार्ट। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद, किससे कंपेयर करना है, थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। सेकंड, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर व्हिच कॉजेस द ड्रिफ्ट मोशन, उससे भी कंपेयर करना। तो हम कंपेयर करेंगे बच्चों। पहले पार्ट ए देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए जो फॉर्मूला है उसमें साइन में नेगेटिव आता है। दैट इज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। जिधर
पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी माइनस टू प्लस, जबकि फील्ड जाएगा प्लस टू माइनस। द ड्रिफ्ट स्पीड वी डी इज गिवन बाय इक्वेशन 3.188 बुक में लिखी हुई इक्वेशन, आई डेल्टा टी इक्वल टू एन ई ए वी डी का मॉडुलस इंटू डेल्टा टी, जिसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। अब यहाँ पर E मेरे पास है 1.6 × -19 कूलम, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और करंट भी दी हुई है। तो A की वैल्यू है हमारे पास, I की वैल्यू है, और E हम जानते हैं। द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स N, वो कैलकुलेट करना रहेगा, वो यहाँ पर नहीं पता है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक मीटर। Assuming one conduction electron per copper atom as is reasonable from its valence electrons count of 1, valency plus 1, a cubic meter of copper has a mass of 9 into 10 power 3 kg. ये दिया हुआ है आपको, since 6.0 into 10 power 23 copper atom, ये यहाँ पर क्या किया हमने, राउंड ऑफ कर दिया डेटा को, 6.023 की जगह 6.0 लिया, into 10 power 20, ये एवोगाड्रो नंबर है, आप लोग जानते हैं। कॉपर एटम्स हैव ए मास ऑफ 63.5 ग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर मास बोलते हैं। तो ये मोलर मास है 63.5 ग्राम। तो इसके बेसिस पर हम n की कैलकुलेशन कर लेते हैं। n हो गया 6 × 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू 9 × 10⁻6। यहाँ से डेटा लिया हमने उठा के, किलोग्राम था ना ये, तो ग्राम में बदला है, देख रहे हैं आप, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, इसलिए 10⁻6 हो गया, यहाँ 10⁻3 था। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 10⁻6 कैसे हुआ, क्योंकि किलोग्राम से हमने ग्राम में बदला। तो हमें n की वैल्यू मिलती है 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, और उसकी वैल्यू जब हम इसमें रखते हैं तो Vd मिल जाता है हमको। ये सारे डेटा हमारे पास हैं, कैलकुलेशन किया, Vd मिलता है 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब आपको याद रखना है बच्चों, ये टिपिकल वैल्यू मिलीमीटर पर सेकेंड में, ये एक्चुअल में ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर है। तो ड्रिफ्ट स्पीड किस ऑर्डर की होती है, ड्रिफ्ट स्पीड इज ऑफ ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड, वो 1.1 है, यानी 10⁻³ भी चलेगा, और 10⁻⁴ भी जा सकता है, इससे भी कम हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इससे भी कम हो जाएगी। तो दिस इज आंसर ऑफ पार्ट 1। किसी भी क्वेश्चन को सॉरी हमें इतने अच्छे से समझना है कि एक ही बार में क्लियर हो जाए। बी पार्ट पे चलते हैं। टेम्परेचर टी पर थर्मल स्पीड, इसमें यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है बच्चों, ये क्लास 11th में आपने केटीजी में पढ़ा था, 11th के एनसीईआरटी से मैं आपको फॉर्मूला याद दिला दूं, ये आर्टिकल 13.5 में आपको मिलेगा 11th के एनसीईआरटी में, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तीनों डायमेंशन, तीनों डायरेक्शन एक्स वाई और जेड में, ये आधी 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 यानी बराबर 3 हिस्से, हाफ mv एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से गैस कोई थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, तो यहाँ से बच्चों 3/2 का फैक्टर आ जाता है टोटल में। तो ये 3/2 के भी यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकालते हैं, यानी जो केटीजी वाला मॉडल है वही लग रहा है यहाँ पर, हाफ mv स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 kBt, एंड दस टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ √ ऑफ kBt/m, ये फॉर्मूला निकल के आया, जहां पर kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कॉपर के लिए 300 केल्विन पर। ये जो वैल्यू है V की, वो कितनी होती है, थर्मल स्पीड 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। दिस फिगर इंडिकेट्स द रैंडम वाइब्रेशनल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स इन ए कंडक्टर। ये 10⁻² मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की है, यानी इससे कितने ऑर्डर ज्यादा है, 3 और 2 5, 10⁻5 टाइम्स ज्यादा है। This figure indicates the random vibrational speed of copper atoms in a conductor. Note that the drift speed of electrons is much smaller, about 10⁻⁵ times the typical thermal speed at ordinary temperatures. ऐसा होता है। अब ये डेटा कुछ बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेगा, बिकॉज जो बुक्स जो हैं इंग्लैंड में लिखी गई है वहां पर टेम्परेचर 15 डिग्री लेकर काम होगा, जो अमेरिका में लिखी गई है वहां 10 डिग्री लेकर काम होगा, और भारत में जो लिखी 27 डिग्री लेकर काम होगा, और उससे कैपिटल T की वैल्यू में चेंज आएगा, उससे ये स्पीड में चेंज आएगा। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो हमने कंपेयर किया थर्मल स्पीड से ड्रिफ्ट स्पीड को। सेकेंड पार्ट, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवलिंग अलोंग द कंडक्टर हैज अ स्पीड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से ट्रैवल करता है वो भी कंपैरिजन हमें करना है।
तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसको हम चैप्टर नंबर 8 में सीखेंगे इसे ईएम वेव्स में। तो 3 इंटू 10⁸ से चल रहा है, जबकि ड्रिफ्ट स्पीड उसके कंपैरिजन में एक्सट्रीमली स्मॉल है। 10⁻³ देखें तो 8 और 3 11 हो गए बच्चों, तो 10⁻11। सो ये हमने कंपेयर किया। सो दिस वाज 3.1। नाउ 3.2। In example 3.1 उसी से related the electron drift speed is estimated to be only a few millimeter per second, जैसा हमने देखा। For currents in the range of few amperes, how then is current established almost the instant a circuit is closed? तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि जैसे हम सर्किट क्लोज करते हैं और इंस्टेंटली करंट उसमें चालू हो जाता है? तो उसका बुक की लैंग्वेज में जो आंसर है वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू आउट द सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, जैसा हमने अभी देखा था विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से सेट होगा, कॉजिंग एट एवरी पॉइंट ए लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। मींस एक एंड से एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो दूसरे एंड से इलेक्ट्रॉन एग्जिट करेगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए करंट डज नॉट हैव टू वेट फॉर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर ट्रैवलिंग टू द अदर एंड। इस वाले इलेक्ट्रॉन को दूसरे एंड तक पहुंचने में डेफिनेटली समय लगेगा, पर उसकी जरूरत नहीं है। वहां जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो निकल जाएगा तुरंत। हाउएवर इट डज टेक अ लिटिल व्हाइल फॉर द करंट टू रीच इट्स स्टेडी वैल्यू। हाँ, करंट को अपनी स्टेडी वैल्यू अटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बात जरूर है। बी पार्ट पे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं सारे, कंसेप्ट बेस्ड है। बट फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन, डेफिनेटली जब भी धक्का लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। Why then do the electrons acquire a steady average drift speed? फिर भी एवरेज अगर ड्रिफ्ट स्पीड निकाली जाए तो वो कांस्टेंट आती है, क्यों आती है? तो उसका रीजन सिंपल सा है, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट। वास्तव में दो टकरों के बीच वो दौड़ता है, भागता है, एक्सेलरेट होता है, इंक्रीजिंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड अंटिल इट कोलाइड्स विद ए पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल, जब उससे टकरा नहीं जाए। बच्चों यहाँ नोट कर लीजिए, आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन किससे टकराते हैं, ये रहा जवाब, कंपटीशन में पूछा जाता है। क्या कंटेनर के वॉल से टकर कंडक्टर के वॉल से टकराते हैं? जवाब है नहीं, ये टकराते हैं पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल से टकराते। इट लूजेस इट्स ड्रिफ्ट स्पीड आफ्टर कॉलिजन बट स्टार्ट टू एक्सेलरेट एंड इंक्रीजेस इट्स ड्रिफ्ट स्पीड अगेन ओनली टू सफर ए कॉलिजन अगेन। दोबारा से टकराता है, तो बार बार टकराएगा तो उसका मोशन बार बार ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है और इसी वजह से उस क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो एवरेज निकाला जाए तो कांस्टेंट मिलती है। ऑन द एवरेज देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर ओनली ए ड्रिफ्ट स्पीड। सी पार्ट, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल, जैसा कि हम जानते हैं मिलीमीटर के ऑर्डर की है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, ई भी बहुत कम है, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ करंट इन ए कंडक्टर? तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको पता ही है, I इक्वल टू एन ई ए, रिविजन हो जाएगा आपका, वी डी। VD कम है, E कम है, पर हम जानते हैं N तो बहुत लार्ज है, N is of order of 10⁻28 और 10⁻29 per meter cube. That's why we get large currents. D part, when electrons drift in a metal from lower to higher potential, does it mean all the free electrons of the metal are moving in the same direction? आपसे ये भी पूछते हैं स्ट्रेट लाइन में चलते हैं क्या? तो बच्चों दो टक्कर के बीच तो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, दो टक्कर के बीच में इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। पर जब हम फील्ड लगा देते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन फील्ड की डायरेक्शन में नहीं चल रहा है तो उस सिचुएशन में वो उसका पाथ जो है कर्व्ड हो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, क्योंकि एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स एक फिक्स डायरेक्शन में काम करता है, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन की रिक्वायर्ड कंडीशन है, जैसे कि आप जानते हैं। तो यहां पर क्या होने वाला है, पूछा है आपसे, क्या वो सबके सब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं? नेवर, इट कैन नॉट पॉसिबल। अगर ये हो गया सबके सब एक डायरेक्शन में जाए तो सुपर कंडक्टर में ही ये पॉसिबल है, सुपर कंडक्टर में बिना टकराए जब वो चलेंगे। तो जवाब है बाय नो मींस। कई बार बच्चे लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, बाय नो मींस मतलब नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर द लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, रैंडम वेलोसिटी को खत्म कर दिया जाए तब तो वो चलेंगे सारे के सारे एक डायरेक्शन में, यानी सुपर कंडक्टर बनने के बाद। तो थर्मल वेलोसिटी और डायरेक्टेड वेलोसिटी दोनों को सुपरपोज करेंगे तो कभी स्ट्रेट लाइन में, यानी सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में नहीं चल सकते, कोई इधर गया है कोई उधर गया है, फाइनली पहुंचना एक एंड पर है पर इधर उधर टकरा कर, एक ही डायरेक्शन में नहीं।
ई पार्ट है बच्चों, आर द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइंस बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल। ये अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर इज यस, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नो। If in the absence of electric field, path are straight line. In the presence of electric field, the path are in general curve. अब ये in general का मतलब क्या है बच्चों? in general क्यों लगाया यहाँ पे? in general इसलिए लगाया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फील्ड की ही डायरेक्शन में जा रहा है तो अपोजिट टू द फील्ड वो एक्सेलरेट होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता रहेगा, और अपोजिट टू द फील्ड तो एक्सेलरेट पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वो रिटार्ड होगा स्ट्रेट लाइन पाथ पर। एग्जांपल 3.3 देखेंगे बच्चों। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर, टोस्टर जिसमें आप ब्रेड सेकते हैं, टोस्ट बनाते हैं, यूजेस नाइक्रोम। जैसे हीटर में नाइक्रोम एलिमेंट होता है, टोस्टर में भी नाइक्रोम एलिमेंट होता है। अंदर झांक कर देखो, रेड हॉट जो हो रहा है वो नाइक्रोम का एलिमेंट है फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। नाइक्रोम आप जानते हैं एलॉय है, जिसके लिए अल्फा नेग्लिजिबल है पर है पॉजिटिव थोड़ा सा। व्हेन ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड मान रहे हैं, भारत की बात हम कर रहे हैं, इज फाउंड टू बी 75.3 ओम। बच्चों ये जो क्वेश्चन है साथ साथ आपके दिमाग में इमेज चलनी चाहिए, तभी मजा है, तभी आप स्टडीज को एंजॉय कर पाएंगे। आपको एक टोस्टर दिख रहा है जिसमें रेड हॉट वो नाइक्रोम का तार दिख रहा है, उसमें आपको दिख रहा है कि आपने जैसे स्विच ऑन किया, अभी स्विच ऑन जब किया रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री पर, और उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस 75.3 ओम। तो आप यहाँ कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, अगर 220 वोल्ट लगाया तो करंट कितनी फ्लो हो रही होगी इसमें और कितनी हीट डेवलप हो रही होगी। When the toaster is connected to 230 volt supply, 230 से जोड़ा आपने, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere। यानी शुरू में क्या होगा बच्चों, करंट ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ये गर्म होगा, रेड हॉट होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डाउन जाएगी, करंट कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट कम हो जाएगी, क्योंकि I इक्वल टू वी अपॉन आर। वी तो कांस्टेंट है, आर बढ़ रहा है तो करंट कम होकर कांस्टेंट हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़कर कांस्टेंट हो जाता है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जिस रेट पर हीट डेवलप हो रही है उस रेट पर हीट डिसिपेट होना शुरू हो जाती है, तो अब टेम्परेचर और बढ़ना बंद हो जाता है, टेम्परेचर और बढ़ना बंद, रेजिस्टेंस और बढ़ना बंद, ऐसा होता है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड। गौर कीजिए फिर से बच्चों, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि ये जो अल्फा है कहने के लिए कांस्टेंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहने के लिए कांस्टेंट है बच्चों, पर डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जिस टेम्परेचर रेंज की हम बात कर रहे हैं उस रेंज में 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू है, ऐसा दिया है यहाँ पर। सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि सर इतना सारा एनसीईआरटी में लिखा है तो क्या हमें सॉल्व करते वक्त इतना सारा लिखना है? नहीं लिखना बच्चों, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आप वो सारी चीजें हटा सकते हैं जो समझाने के लिए। यू हैव टू डू प्योर सॉल्यूशन ओनली इन योर कॉपी ड्यूरिंग एग्जाम्स। When the current through the element is very small, heating effects can be ignored and the temperature T1 of the element is the same as room temperature. Agreed? When the toaster is connected to the supply, its initial current will be slightly higher than its steady value 2.68 ampere, but due to heating effect of the current, the temperature will rise. This will cause an increase in resistance and a slight decrease in current, जो मैं अभी आपको समझा रहा था हिंदी में। In a few seconds, a steady state will be reached when temperature will rise no further and both the resistance of the element and the current drawn will achieve steady values. रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो जाएगा तो करंट, रेजिस्टेंस बढ़कर कांस्टेंट होगा बच्चों और करंट घटकर कांस्टेंट होगी। द रेजिस्टेंस R2 एट द स्टेडी टेम्परेचर T2 इज, ये हो जाएगा R2 इक्वल टू 230 वोल्ट, हमें वोल्टेज पता है, करंट 2.68 एम्पीयर है, रेजिस्टेंस होगा 85.8 ओम। तो आपने देखा, इसको फील कीजिए, महसूस कीजिए, रेजिस्टेंस कितना था, 75.3 ओम था, बढ़कर कितना हो गया 85.8 ओम, तो 10.5 से बढ़ गया। यूजिंग द रिलेशन, अब रिलेशन आप जानते हैं, हमने डिराइव किया था, R2 इक्वल टू R1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे सारी, क्योंकि अल्फा उस रेंज में कांस्टेंट है। तो R1 को हम इनिशियल लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिख सकते थे, वैसे तो R0 लिखना पड़ता और इस इक्वेशन को 2 बार यूज करना पड़ता है। यही कलाकारी है, इसको आपको समझना होगा। यहां हमने R1 की वैल्यू को यूज कर लिया एज इनिशियल वैल्यू। So what we get, T2 equal to 847 डिग्री सेंटीग्रेड सॉल्व करने।
क्यों यूज कर लिया? क्योंकि अल्फा के लिए लिखा हुआ था कि उस रेंज में कांस्टेंट है, नहीं तो इस इक्वेशन को 2 बार यूज करना पड़ता। Thus, the steady temperature of the heating element when heating effect due to the current equals heat loss to the surroundings is 847 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों ये डेटा जो है ना, ये एक्चुअल डेटा है। 847 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है वो, वेरी हाई टेम्परेचर। डिफरेंस 820 डिग्री सेंटीग्रेड का है। तभी वो टोस्टर फटाक से ब्रेड को सेक देता है। एग्जाम्पल 3.4, the resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer। ऑर्डिनरी थर्मामीटर आपने मरकरी थर्मामीटर देखे हैं, ऐसे ही बच्चों प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर आते हैं। आजकल वो जो डिजिटल थर्मामीटर चल रहे हैं उसमें या तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज करते हैं, और ये प्लेटिनम वायर वाला ये भी हो सकता है। तो आइस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम है उसका रेजिस्टेंस, और स्टीम पॉइंट पर 5.23 ओम। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनडायरेक्टली टेम्परेचर नापते हैं, रेजिस्टेंस को नापकर टेम्परेचर नापते हैं। When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm। तो देखो 100 डिग्री पर दे दिया आपको, 0 डिग्री पर दे दिया, और अननोन टेम्परेचर वाले बाथ में डाला तब दे दिया। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। क्लासिकल क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको। अच्छा, कंपटीशन लेवल पे भी बनता है ऐसा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक खबर जो आ रही थी नेट पर, वो अगर आपने देखी हो, ध्यान दिया हो, इस साल जो नीट की बात करें बच्चों, तो नीट में 97% क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं किससे? तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की बुक्स से। एनसीईआरटी से उतना मैच नहीं हो रहे, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। वो किससे मैच हो रहे हैं? तमिलनाडु में जो स्टेट बोर्ड में बुक्स चलती हैं उससे। 97%। अभी तक एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से मैच होते थे, इस साल की बात कर रहा हूं, 2020 की बात कर रहा हूं। The resistance of the platinum wire of platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm at steam point। ये हमें पता करना है टेम्परेचर ऑफ द बाथ। अब हम क्या करेंगे, R0 हमें दिया हुआ 5 ओम, आइस पॉइंट पर R100 भी हमको दिया हुआ है, और RT दिया हुआ है हमको। तो यहां से हम वो टेम्परेचर निकाल लेते हैं। इक्वेशन यही यूज करनी है आपको, या तो इस तरह से यूज कीजिए, दूसरी तरह से भी आप और अल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हैं। तो 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड है अननोन टेम्परेचर। लॉजिकली चेक कर सकते हैं इसको, 100 डिग्री जो है वो 5.23 है, तो 5.23 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये भी 100 से ज्यादा होना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बच्चों में ये सॉल्व एग्जांपल हम बाकी के भी और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी थ्योरी और बाकी है। मैं ये एक बीच में टेस्ट प्लान किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने डिस्कस किया। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इसी पोर्शन से जो हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में, उसके क्वेश्चंस देख लीजिए। फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूं बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं पहले। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वायर का किस पर डिपेंड करता है? क्या मास पर डिपेंड करता है? क्या कहते हो, करता है क्या मास पर डिपेंड? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो आपने लिखा हुआ स्टार मार्क करके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल, टेम्परेचर एंड प्रेशर। मास पे नहीं करता। लेंथ पे करता है क्या? नहीं करता। हालांकि उसके फॉर्मूले में लेंथ है पर नहीं करता। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर नहीं करता। नन इज द करेक्ट आंसर। यस, नन, दिस इज करेक्ट आंसर। ग्रीन कलर लेते हैं, करेक्ट आंसर। आउट ऑफ फॉलोइंग द ओमिक रेजिस्टेंस इज, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ओम्स लॉ को फॉलो करता है? जवाब है नहीं करेगा बच्चों। रेजिस्टेंस ऑफ ट्रायोड, ट्रायोड बोलते हैं ट्रांजिस्टर को जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होंगे, उसको बोलेंगे ट्रायोड। इसको पढ़ोगे तुम चैप्टर नंबर 14 में, इसका जिक्र आएगा। सिलेबस से हट गया, सीबीएसई के लिए, बाकी के लिए पढ़ेंगे हम, कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, इसको हम इसका जिक्र कर चुका हूं मैं नॉन ओमिक में, पीएन जंक्शन डायोड की बात हो रही है। रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, तो आप जानते हैं नाइक्रोम तो एग्जांपल है, यस, ओमिक, क्योंकि लार्ज रेंज में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। When temperature increases the resistance of a wire, टेम्परेचर बढ़ाने पर वायर है नहीं, it is assumed to be conductor, तो कंडक्टिंग मेटल है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, याद करना है आपको, ml अपॉन
Ne² A tau। वैसे तो हमें पता है अल्फा पॉजिटिव है तो क्या होगा, अल्फा क्यों पॉजिटिव उसको दोबारा से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, टॉ डिक्रीज हो जाता है, टॉ डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। For which of the following substances resistance decreases with decrease in temperature? Decreases with decrease in temperature मतलब increases with increase in temperature, तो वो substance वो conductor होना चाहिए, conductor is silver। क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर बच्चों उनके लिए तो उल्टा होगा, अल्फा नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए हमें ना, डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। The resistance of some substances becomes zero at very low temperature, then those are called, उनको क्या बोलेंगे हम जीरो हो जाने पर, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। There are two wires of same length and material and of radii r and 2r. The ratio of their specific resistance is, ये घुमाने के लिए बच्चों आपको साफ साफ कह रहे हैं क्या है, सेम लेंथ, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, फिर भी मटेरियल सेम है, ये हमारे काम का है, रेडियस से हमें क्या फर्क पड़ रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जवाब आपको दिख रहा है 1:1। If wire is stretched to n times its length, the resistance now will increases to। अब यहां कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, increases to, increases by। अब increases by जैसा ऑप्शन यहां पे है नहीं, increases to n² टाइम्स, क्योंकि हमने फॉर्मूला डिराइव करके निकाला बच्चों थ्योरी में, r डैश इक्वल टू n², r याद हो गया होगा आपको। स्ट्रेच्ड है, खींच कर लेंथ बढ़ाई हमने, एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी है। नेक्स्ट है VI ग्राफ फॉर एन ओमिक रेजिस्टेंस इज, ओमिक रेजिस्टेंस मतलब लीनियर डिवाइस मतलब straight line. If a copper wire is stretched to make its length 0.1% longer, then percentage change in its resistance will be। कर लीजिए कैलकुलेट, मैं तो सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो कितना होगा परसेंटेज चेंज, तो सबसे पहले तो मैंने लिखा L डैश, नई लेंथ कितनी है L प्लस 0.1%, 0.1% ऑफ L, तो उसको क्या लिखूंगा बच्चों 1.001, क्योंकि 0.1 तो पहले था 100 और आगे नीचे, टाइम्स L। तो मुझे n की वैल्यू दिख रही है, n की वैल्यू क्या है 1.001, दिस इज n। कौन सा n, फॉर्मूले का, कौन से फॉर्मूले का, r डैश इक्वल टू n² टाइम्स r का। तो अब क्या करेंगे, यहां पे रख देते, तो यहां पे मैंने रख दिया 1.001 का स्क्वायर, अभी आपको आना चाहिए। तो 1.001 का स्क्वायर करेंगे, लिख के कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1.002004 ऐसा आएगा बच्चों। तो उससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कंक्लूजन 0.2%। चेक कर लेना। Fill in the blanks. The conventional direction of current is taken to be the direction of flow of positive charge. As charge is conserved and current is the rate of flow of charge आएगा blank में। The charge entering at one end per second of a conductor is equal to the charge leaving the other end per second. इसी से कंटिन्यूटी की इक्वेशन मैच करा सकते हैं। 11 में आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जितना पानी आएगा किसी जंक्शन पर उतना पानी वहां से जाएगा पर सेकेंड। दिस इन टर्न इम्प्लाइज दैट, से क्या क्या और हम कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर ए गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन इट्स क्रॉस सेक्शन। तार मोटा हो पतला हो, मोटा हो गया पतला हो गया, मोटा हो गया पतला हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम करंट फ्लो होगी। करंट डज नॉट चेंज, करंट वो क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती सीरीज में या डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होने पर। कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, एक इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब भी उतने ही हैं, नेट चार्ज अब भी कंडक्टर का 0 है, भले उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो सवाल है फिर करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो बच्चों नेट चार्ज 0 है पर नेट मूविंग चार्ज 0 नहीं है। नेट मूविंग चार्ज वहां प्रेजेंट है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं चल रहा है, वो फिक्स है। तो नेट मूविंग चार्ज 0 नहीं होने की वजह से करंट है। सेल, बैटरी और डीसी डायनामो, डायनामो बोलते हैं जनरेटर को बच्चों, आर सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। इन सबसे हमें क्या मिलती है, डीसी डायरेक्ट करंट, जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, डील कर रहे हैं जिसको। कौन कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, तो बच्चों ये कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। और रिवर्स काम कौन करता है, वो करता है हमारे घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी।
करंट डेंसिटी इज ए, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, व्हाइल करंट इज स्केलर। ये थ्योरी में पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा शायद। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब आपको पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन में कहां पर आ रही है, तो Vd इक्वल टू J अपॉन एन ई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोर विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अच्छा करंट डेंसिटी ऊपर रहेगी, क्वेश्चन स्किप हो गया बच्चों। करंट डेंसिटी इज, अच्छा वो तो हो गया, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से डिपेंड कर रही है, Vd इक्वल टू ई टॉ बाय एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माइनस साइन आएगा जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ई टॉ अपॉन एम। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा धक्का लगेगा और उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तेजी से चलेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बच्चों मोबिलिटी। म्यू से दिखाया था, आपको याद होगा। द कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डैश विद राइज इन टेम्परेचर, इसका क्या होता है, बढ़ती है कि घटती है। तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरफ जाएगा, यानी कंडक्टिविटी बढ़ती है। ग्राफ पे हमने बनाया था इंक्रीजेस, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है। द कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ फर्स्ट काइंड, यहाँ पे आएगा प्रथम प्रकार, फर्स्ट काइंड इस ब्लैंक में, प्रथम प्रकार के चालक जिसमें चार्ज कैरियर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हाइल दोस कंडक्टर्स इन विच, फर्स्ट लेक्चर पे जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए, करंट के फर्स्ट लेक्चर। दोस कंडक्टर इन विच चार्ज कैरियर्स आर अदर देन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ सेकंड काइंड, द्वितीय प्रकार के चालक उसको कहते हैं, कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ सेकंड काइंड। If length of a conductor is increased n times, then its new resistance becomes n square times. Linear resistor is a resistance for which Ohm's law is valid. Current does not obey the law of parallelogram of forces. That is, if two currents I1 and I2 reaches a point, we always have I equal to I1 plus I2, whatever be the angle between I1 and I2. एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंगल से फर्क पड़ता होता तो हम बोलते कि वेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर्स में तो एंगल चेंज होते हैं, रिजल्टेंट चेंज हो जाता है। So current is scalar. If the magnitude and direction of current does not vary with time, it is said to be direct current. Its source may be DC, dynamo, battery. अभी हम पढ़ के आए. If a current is periodic and has half cycle positive, half cycle negative, it is said to be alternating current. Its source is AC generator. Rectifier converts AC into DC, while inverter converts DC into AC. When a current passes through a conductor, the conductor is heated. It is called heating effect of current. When current passes through substance, certain substance called electrolytes, जैसे कि बैटरी में भरा होता है, the substance is decomposed at the electrodes. It is called chemical effect of current. एक छूट गया है, इसको शामिल कर लेता हूं। Current produces magnetic field in space surrounding it. It is called magnetic effect of current. Symmetry है बच्चों। Although human body, ये मजेदार है ना, ध्यान से देखना, मजेदार सवाल है, मिलेगा नहीं आपको। Although human body has a large resistance, बहुत से बच्चे जानना चाहते हैं कितना होता है ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस। मल्टीमीटर लगा के नाप सकते हो बच्चों, मल्टीमीटर से आप एक प्रॉब एक हाथ में पकड़ो, एक दूसरी प्रॉब दूसरे हाथ में नाप सकते हो। प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं इसका। सो व्हाट इज ऑर्डर बच्चों, 100 किलो ओम से मेगा ओम के ऑर्डर का होता है। Yet it is very sensitive to minute current, even low as few milliampere. कुछ मिली एम्पियर के ऑर्डर की करंट भी अगर हमारी बॉडी में से फ्लो हो जाए तो ये सेंसेशन क्रिएट करती हैं, हजार्डस हो सकती हैं। क्यों? अच्छा, माइक्रो एम्पियर तक सह लेगा, क्योंकि माइक्रो एम्पियर तो ऑलरेडी दौड़ रही है हमारी बॉडी में इतनी करंट्स। इलेक्ट्रोक्यूलेशन यानी बिजली का झटका देना, बिजली छोड़ देना, लगा देना, excites and disorders the nervous system of the body and hence one fails to control the activity of the body. वास्तव में वो जो बोलते हैं ना चिपक गए बिजली से, तो होता क्या है, नर्वस कंट्रोल हमारा फेल हो जाता है। इट इज ए मिसकंसेप्शन, मिथ्या धारणा, मिसकंसेप्शन, गलत सोच है। दैट क्या सोच है, इलेक्ट्रोक्यूलेटेड पर्सन स्टक टू द लाइन, कि वो चिपक जाता है। एक्चुअली ड्यू टू फेलियर ऑफ नर्वस कंट्रोल, फेल हो गया नर्वस कंट्रोल आपका। पहले क्या हो रहा था, ये नुकीली चीज है, इस पे हाथ लगा, चुभा, रिफ्लेक्स एक्शन, हाथ हट गया। गरम है, हाथ लगा, हट गया, रिफ्लेक्स एक्शन। करंट है, हाथ लगा, नर्वस कंट्रोल फेल हो गया, आप हटा नहीं पा रहे, चिपका नहीं है, या कोई ग्लू नहीं लगा है, हटा नहीं पा रहे। दूसरा कोई आके हटा देगा तो ठीक है, प्रोवाइडेड वो खुद इंसुलेटेड हो, नहीं तो पिक्चर बन जाएगी वो एक के पीछे एक चिपकते जाते हैं बाबू भाई की।
Oh, misconception, electrocuted person stuck to the line actually due to failure of nervous control. Electrocuted person himself cannot get rid of the line. It is also a misconception that in case of electroculation, the cause of death is heating effect of current. बोलते करंट से जलकर मरा, तो ये भी मिसकंसेप्शन है, करंट से जल के नहीं मरते बच्चों. नो डाउट द इलेक्ट्रोकुलेटेड पर्सन में रिसीव बर्न्स, जैसे कहीं झटका लगता है काला पड़ जाता है वहां से. दीवार में देखा आपने, शॉर्ट सर्किट जहां होता है दीवार काली हो जाती है बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, नो डाउट. बट मृत्यु का कारण वो नहीं है. अभी तो क्या है, कोई सी भी मृत्यु हो सबका कारण क्या है, कोरोना है. यहां मृत्यु का कारण वो नहीं है बच्चों. नो डाउट में रिसीव बर्न्स, जल सकता है इफ द करंट इज टू लार्ज, आएगा लार्ज. The cause of death is interference of electric current with nervous system due to which heart beats becomes erratic. हमारे हार्ट का फंक्शन टोटली इलेक्ट्रिक है, और पोर्ट्स का खुलना बंद होना टोटली इलेक्ट्रिक है. बाहर से जब विद्युत आ जाती है, विद्युत आ जाता है वो तो विद्युत जामवाल है. विद्युत आ जाती है, बाहर की जब बिजली आ जाती है तो इंटरफेयर करती है इंटरनल सिग्नल्स जो चल रहे हैं उनसे, हमारा नर्वस कंट्रोल फेल हो जाता है. हार्ट में पोर्ट्स का खुलना बंद होना, उसकी टाइमिंग सब गड़बड़ हो जाती है, और उसकी वजह से हार्ट फेल की वजह से इंसान मर जाता है. When an electric field is applied inside the conductor due to electric force, the path of electrons in general becomes curved. वास्तव में पैराबोलिक हो जाता है instead of straight lines, and electrons drift opposite to the field. The property of a substance due to which it opposes the flow of current through it is called its, उसको क्या बोलते हैं, resistance. What will be the current due to revolution of charge? Assume required data. कैसे करेंगे बच्चों, रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से करंट कितनी होगी. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे पहुंच गया हम, तो मैं बता रहा हूं आपको. हमने मान लिया ये कोई चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज क्यू सेंटर ओ के अबाउट रेडियस आर के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है. अब या तो हमें इसकी वेलोसिटी पता रहेगी, या इसका टाइम पीरियड पता रहेगा ऑफ रिवोल्यूशन, या हमें इसकी फ्रीक्वेंसी पता रहेगी. तो मैं करंट का एक्सप्रेशन निकाल के बता रहा हूं आपको. करंट क्या होती है बच्चों, करंट होती है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी, वी नो वेरी वेल. सो एक चक्कर में कितना चार्ज गुजर रहा है किसी पॉइंट से, मान लो किसी पॉइंट पी की बात करें, तो पॉइंट पी से एक चक्कर में कितना चार्ज गुजरा, क्यू, उसमें कितना समय लगा टाइम पीरियड के बराबर, तो क्यू बाई टी, एक फॉर्मूला तो याद. फिर हम जानते हैं 1 बाई टी यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को कैसे दिखाया, न्यू, दिस सिंबल इज कॉल्ड न्यू. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको लिख सकता हूं क्यू टाइम्स न्यू. और फिर हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो स्पीड v जो कि हमें दी हुई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, गिवन डेटा के टर्म्स में हमें एक्सप्रेशन को लिखना चाहिए. तो वो होगा, स्पीड हो गया डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की पार्टिकल ने एक पूरे चक्कर में, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर, कितना टाइम लगा टाइम पीरियड के बराबर. तो कैपिटल टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आर बाय वी. तो यहाँ कैपिटल टी की जगह अगर मैं 2 पाई आर बाय वी लिखता हूं, देन एक्सप्रेशंस बिकम्स, जो कि हमें इसका आंसर लिखना चाहिए क्योंकि v गिवन डेटा है, गिवन डेटा के टर्म्स में, तो क्या बन जाएगा, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर. सिंपल, टी की वैल्यू रख दी हमने 2 पाई आर बाय वी. तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों. इज देयर एनी ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल. क्या मानना है आपका, अगर आपको दिया हुआ है कि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो आप जानते हैं इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 R2 अपन R1 प्लस R2. क्या ग्राफिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो रेयर क्वेश्चन है किसी किसी किताब में देखने को मिलता है. मान लो आपसे कहा R1 इज 2 ओम एंड R2 इज 3 ओम, सो फाइंड देयर पैरेलल इक्विवेलेंट ग्राफिकली. So what you have to do is draw a straight line. कितनी भी लंबी ले सकते हैं, आपकी जितनी श्रद्धा हो, कागज से बाहर मत जाना बच्चों बस. So you have to draw a straight line, suppose line AB, कितनी भी लंबी. फिर आप एक स्केल अज्यूम कर लो, जैसे मान लिया हमने लेट 1 ओम 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 ओम इज 1 सेंटीमीटर. तो अब 2 ओम कितना, 2 सेंटीमीटर. अब मैं स्केल लेकर स्केल से नाप कर, जैसे यहां मैंने स्केल लिया
स्केल से नाप कर, इसको मुझे यूज करना नहीं आता, मैं वापस जाता हूँ, स्केल हटा देते हैं, स्केल तो हटा ही नहीं। ओके, अंडू करते हैं, हट जा भाई, बस ये तो एक बार आ गया तो आ गया, मुड़ेगा भी नहीं। ओके, पढ़ा रहने दो एक तरफ। बच्चों, ये मैंने लाइन खींची फ्री हैंड बिना स्केल के, स्केल से नापना है आपको, कितनी लंबी लाइन खींचनी, 2 सेंटीमीटर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, R1 को। और इधर लाइन खींचेंगे, R2 इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3 सेंटीमीटर, ये रिप्रेजेंट करेगी R2 को। और अब क्या करना है आपको, इसके टॉप से इसके बॉटम को ज्वाइन कर दीजिए, और इस टॉप से इस बॉटम को ज्वाइन कर दीजिए, बस हो गया। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से इस लाइन को आप नाप लीजिए, यानी अगर मैं इसको नाम दूं OP, तो इसकी जो लेंथ आएगी उसको मैं इसी स्केल से रिकन्वर्ट कर लूंगा, नहीं जितने सेंटीमीटर उतने ओम, तो ये इक्वलेंट पता चल जाएगा हमको। OP विल बी इक्वल टू, सॉरी OR बना दिया, OP विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली, मैंने तो चेक किया हुआ है। ओके, लेट्स गेट बैक। How many electrons flow per second through filament of 220 volt and 110 watt electric bulb? So you have to use the formula P equal to VI, and next formula I equal to Q by T, और Q को अगर NE लिखते हैं तो यहां पर आपको पता क्या करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकेंड, यू हैव टू फाइंड N by T. N by T is the unknown, number of electron flowing per unit time. Okay. When a metallic wire is connected across a battery, the current is initially larger. हमने देखा था टोस्टर में भी ऐसा ही था, but soon becomes steady at a lower value, although the EMF remains same. Why? वो गर्म हो जाता है ना, गर्म हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए करंट घटती है, घटकर फिर कांस्टेंट हो जाती है जब स्टेडी स्टेट हो जाती है। थ्री कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तीन को पैरेलल में जोड़ा हमने, देयर कंडक्टेंस आर G1 G2 एंड G3, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये बताना है बच्चों आपको कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, बता सकते हो ना। रेजिस्टेंस में तो रेसिप्रोकल्स का सम, तो सोचो कंडक्टेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल खुद ही तो क्या है, कंडक्टेंस है। So G1 plus G2 plus G3 will be the equivalent conductance. Bands in a rubber pipe reduce the flow of water through it. How would the bands in a wire affect its electric resistance? Not at all. Reason? Size of, हमने डिस्कस किया था थ्योरी में, आपको याद आ गया होगा। Size of electron is negligible compared to size of the band, पहली बात। दूसरी बात, electron flows at extremely slow rate, drift speed 10 power minus 3 meter per second minus 4 meter per second. So बैंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज द इफेक्ट, अच्छा आपको याद नहीं आया तो मैं याद दिलाऊं, अक्षरधाम का एग्जांपल दिया हो शायद मैंने, लाइन लगती है वहां पे, जिग जैग दर्शनार्थी बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे चलते हैं। अब उतनी धीरे चलना है, कितनी भी बार मुड़वा लो उनको, मोड़ लो, स्पीड कम करने की जरूरत नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कोटा को, पूरा जो है कंक्रीट का जंगल साफ करके खूब मैदान बना दिया पूरा एकदम, पूरे कोटा को, उसमें आपको चलना है और किस स्पीड पे चलना है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। What is the effect of temperature on the relaxation time of free electrons in a metallic conductor? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेंडम मोशन बढ़ेगा, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ए वायर इज कट इनटू हाफ, तोड़ के आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस R/2 हो गया एक का। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? नो चेंज, लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता। इफ x एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज फॉर y सेकेंड, I भी दिया है, टाइम भी दिया है, हाउ मच चार्ज in conductor has passed through, how much charge in coulomb, तो q equal to it, यानी xy coulomb. Give the unit equivalent to volt per ampere, volt per ampere is ohm, p by I. What is the order of resistivity of an insulator? बच्चों NCERT में टेबल दी हुई है, तो NCERT खोल के वो टेबल आप देख सकते हो, that table is related to this, और उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो इंसुलेटर हैं उनकी रेजिस्टिविटी
अलग अलग है, और उसमें जो टिपिकल ऑर्डर होता है वो 10 की पावर 16 ओम मीटर के ऑर्डर का होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो रजिस्टर की है, इससे भी ऊपर, इससे नीचे। रेजिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल्स टेबल 3.1। तो देखिए यहाँ पे ये हार्ड रबर 10 पावर 13 टू 10 पावर 16 यूनिट क्या रहेगी, ओम मीटर। तो कई बार ये कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। और इनकी बात करें रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर कॉपर, तो 10 की पावर -8 ओम मीटर के ऑर्डर के हैं। The radius of copper wire is doubled, दुगना किया, what will be its new specific resistance? No change, remains same, remain wrong. Are the path of electron straight lines between successive collisions with the positive ions of the metal in the absence of? Yes, presence of कर्व्ड हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन की जरूरत है ही नहीं बच्चों, ये तो हम 2 बार कर चुके हैं। सो इसको डिलीट करते हैं। 100 ohm resistance has ±10% tolerance. Okay. What is possible range of resistance? 100 ohm में ±10% मतलब 90 ohm से 110 ohm, 90 से 110 ohm के बीच में वेरी करेगा। How does a thermistor differ from ordinary resistor? Do you know what is thermistor? ये मैंने नहीं पढ़ाया अभी, इसको मैंने क्वेश्चन आंसर में कवर करने के लिए रखा था। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर जैसे कि नाम है, नाम से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं थर्मिस्टर क्या होता होगा। बच्चों ये टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होता है। देखिए रजिस्टर टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है, टेम्परेचर का असर नहीं होना चाहिए रेजिस्टेंस की वैल्यू पर थर्मिस्टर टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होता है। इन जनरल सेमीकंडक्टर यूज करके हम बनाते हैं थर्मिस्टर इन जनरल, और भी कई मटेरियल से बना सकते हैं। तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज होगा ये सेंस कर लेगा, और सेंस करके इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, इसके रेजिस्टेंस को नाप कर हम टेम्परेचर में चेंज को नाप सकते हैं। तो थर्मिस्टर जो है टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ऑर्डिनरी रेजिस्टर टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है। एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। थर्मिस्टर क्योंकि सेमीकंडक्टर से बना होता है, अल्फा नेगेटिव होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस घटता है, जबकि ऑर्डिनरी रेजिस्टर अल्फा पॉजिटिव होने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, हालांकि बहुत कम बढ़ता है पर बढ़ता है। यहाँ साइंटिस्ट का नाम आएगा बच्चों, प्रोफेसर कैमरलिंग ओन्स सक्सीडेड इन शोइंग दैट लेड टिन एंड इंडियम आल्सो बिकम, आल्सो लिखा है इसका मतलब उन्होंने किसके लिए बताया था, हमने डिस्कस किया था मरकरी के लिए, कि मरकरी 4.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बन जाता है, बिकम सुपर कंडक्टर एट 7.2 केल्विन, 3.7 केल्विन एंड 3.4 केल्विन रिस्पेक्टिवली ड्यू टू डैश रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो हाई होता है इनका, और अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे आएगा ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस एंड नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस द एलॉयज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। फाइंड द कलर ऑफ रिंग्स फॉर ए रेजिस्टेंस ऑफ 560 किलो ओम विद 10% टॉलरेंस। 560 बच्चों टेबल या तो बना लो, याद है तो, नहीं तो रटा हुआ है तो अच्छी बात है। 5 corresponds टू ग्रीन, तो पहली रिंग होगी इसकी ग्रीन। 6 corresponds टू ब्लू, ब्लू। बाकी का कहाँ चले गया, जीरो चले गया किलो के साथ, किलो के 3 10 पावर 3 और ये 0 10 पावर 4, तो बच्चों 10 पावर 4 बन गए येलो, और सिल्वर 10% के लिए। तो ये 4 कलर सीक्वेंस में इसमें होंगे। फाइंड द रेजिस्टेंस इफ इट हैज रिंग्स ब्लैक, ब्लू, रेड एंड गोल्डन। ब्लैक से बना बच्चों 0, ब्लू से बना अभी लिखा हमने 6, और रेड से बना 10 पावर 2, तो ये हो गया 600 ओम ±5% कलर कोडिंग फॉर कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ ए मैंगनीज ब्लॉक आर 1 × 1 × 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये उसकी डायमेंशन है मैंगनीज ब्लॉक की, 1 × 1 × 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबॉइड इमेजिन कीजिए। रेजिस्टिविटी दी है 4.4 × 10⁻⁷ ओम मीटर। सही तरीका क्या लिखने का बच्चों, हाइफन लगेगा बीच में, ओम मीटर दोनों यूनिट होती है, मल्टीप्लाई होती है तो हाइफन लगाते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। तो आपको इमेजिन करना आना चाहिए कि डायग्राम में है क्या, सिचुएशन क्या है बच्चों, कुछ ही ऐसा है।
ये साइड तो छोटी है, ये साइड लंबी है। तो अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस की बात कर रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस आपको इस फेस और इस फेस के बीच में निकालना है। तो आपको तय करना पड़ेगा। इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। स्क्वायर फेसेस के बीच में पूछा तो ये होगा, है ना, 1 into 1 into ऐसे कुछ है ना, तो स्क्वायर फेसेस। तो स्क्वायर फेसेस के बीच में पूछेंगे तो लेंथ अलग आएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग आएगा। अभी लेंथ क्या आएगी, अभी लेंथ आएगी 1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा 1 into दिस लॉन्गर साइड। तो ये क्या है, 100 सेंटीमीटर। इसको हम चाहे तो मीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ ओम मीटर है तो यूनिट तो सेम करनी होगी, सो यू कैन कैलकुलेट इट। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। A person has 4 resistance wires of 2 ohm each. Find the value of minimum and maximum resistance. Minimum जब पैरेलल में जोड़ेंगे, maximum जब सीरीज में जोड़ेंगे, निकाल लो बच्चों। By using 2 resistance wires separately or by using any type of combination, we get a minimum value of effective resistance as 3 ohm. तो minimum मिल रही है मतलब पैरेलल में जोड़कर मिल रही 3। मान लो R1 और R2 है, तो R1 R2 upon R1 plus R2 is 3 and maximum तो नेचुरल सीरीज में जोड़ के R1 plus R2 is 16। तो अब आप दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों निकाल लीजिए। There are 10 wires of same length and cross section each of 1 ohm resistance. If they are joined in parallel, then find resistance of the combination. पैरेलल में क्या होता है, R by N, तो 10 है 1 upon 10 0.1 ohm. A piece of wire is cut into 4 equal parts. 4 टुकड़े किए उसके, तो R by 4 हो गया हर टुकड़े का। Then pieces are bundled together side by side. इसका मतलब होता है parallel combination. The resistance of the bundle as compared with that of original wire is. तो R by 4 एक का, R by 4 R by 4 ऐसे 4 आपने जोड़ दिए पैरेलल में, तो R by 16 हो गया बच्चों। तो पुराने पहले वाले के मुकाबले क्या हो गया, 1 by 16। There are 8 resistances of R each if they are connected in 4 couples, यानी दो दो पैरेलल में जोड़ दिया आपने। तो R था तो R by 2 R by 2 के 4 मिल गए आपको। These couples are connected in series, तो R by 2 R by 2 R by 2 R by 2 कितना हो गया, 2R हो गया। इसमें इमेजिनेशन चाहिए आपको, इमेजिन करना आना चाहिए। शुरू में जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप धीरे धीरे बनाकर सोचें, दिमाग में सोचें, फिर प्रैक्टिस होने के बाद आप सीधे विजुलाइज कर सकते हैं। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बैंड इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर बना दिया रेजिस्टेंस वायर को मोड़कर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स डायगोनल्स, स्क्वायर बना दिया, डायगोनल्स के बीच इफेक्टिव निकालना है। तो ये दो सीरीज में हो गए, दो सीरीज में हो गए। तो पहले आपने आर को बैंड किया था तो ये R by 4 है, R by 4 है, तो ये दो मिला के R by 2, इधर वाले मिला के R by 2। अब R by 2 R by 2 पैरेलल में आ गए तो क्या हुआ, R by 4। Wire of 12 ohm resistance is band in form of a circle. Find the resistance between 2 points any dia. Okay, diametrically opposite points. तो आप निकाल सकते हैं। 12 का आधा 6 6 और 6 और 6 पैरेलल में आ गए 3 ohm. 3 resistances each of 2 ohm are connected to form a triangle. The resistance between any two terminals. बच्चों हमने किया है ऐसा क्वेश्चन, आप करना अपने आप। Equivalent resistance that cannot be obtained by combination of 3 resistance of 4 ohm each. 4 ओम रेजिस्टेंस को अलग अलग तरह से जोड़कर जो हम नहीं ऑब्टेन कर सकते, 12 ओम, 1.33, 6 और 3, तो कॉम्बिनेशन बनाकर देखना, तीनों सीरीज में, तीनों पैरेलल में, दो सीरीज एक पैरेलल, दो पैरेलल एक सीरीज वगैरह वगैरह, तो आप पाओगे 3 ओम किसी भी तरह से नहीं मिलेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, इंपॉर्टेंट। वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, ये जो R है वेरिएबल रेजिस्टेंस, हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह यूज किया रियोस्टेट को। क्या करोगे, R की वैल्यू को घटाओगे बढ़ाओगे तो कीप द रीडिंग ऑफ अमीटर कांस्टेंट। हम चाहते हैं अमीटर की रीडिंग फिक्स रहे, और इसके लिए हम कर क्या रहे, चेंज क्या लगा रहे हैं, सेमीकंडक्टर एज इज हीटेड, इसको गर्म कर रहे हैं बच्चों। सेमीकंडक्टर को गर्म कर रहे हैं, आप जानते हैं अल्फा नेगेटिव होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा बच्चों तो अमीटर की रीडिंग बढ़ने वाली है, करंट बढ़ेगी, तो करंट को कांस्टेंट रखना, अमीटर की कांस्टेंट, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। When semiconductor as is heated, its resistance decreases, therefore the effective resistance of circuit decreases and current tends to increase. To keep the reading of ammeter constant, the value of R should be increased. What is the equivalent resistance between terminals A and B in figure? Also calculate the current through CD and ACB. If 10 volt DC source is connected between A and B, and the value of R is assumed as 2 ohm. वैल्यू भी दे दिया आपको। सबसे पहले तो आपको इसको पहचानना आना चाहिए बच्चों। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है, यहाँ हिंज लगाकर अगर मैं इसको खोल दूं उस तरफ, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिखेगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपने पहचान लिया इसको, तो अब सॉल्यूशन सामने सामने है,
ये तो काम करेगा नहीं, तो CD में तो करंट जीरो होगी। R एंड R इन सीरीज हो जाएंगे, 2R नीचे 2R 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 पैरेलल में हो जाएंगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R, और करंट हम निकाल लेंगे R के हिसाब से। तो अभी बच्चों इस डिस्कशन में इतना ही, काफी लंबा वीडियो ये हो गया ऑलरेडी। फिर हम मिलते हैं कल, कंपटीशन प्रोफाइल पे क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।